दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था कि खबरों में रहा शब्द अगाप्पे चित्रामग्न क्या है। ऑप्शन है एक परीक्षण किट, जीआई टैग प्राप्त एक मिठाई, केरल का एक जनजातीय समूह या तमिलनाडु का एक फेस्टिवल। अगाप्पे चित्रामग्न मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन परीक्षण किट है जिसका उपयोग कोविड-19 की जांच में किया जाता है। इस किट को श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTIMST द्वारा विकसित किया गया है। SCTIMST राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यह एक परीक्षण किट है। तो आइए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी ESMA लागू किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू किया है। इस अधिनियम के तहत पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह संचालन जैसी आवश्यक सेवाओं की एक सूची तैयार की जाती है और इस सूची में शामिल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोक दिया जाता है। यूपी सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम लागू किया है। ESMA के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न, भारत PPE बॉडी कवर निर्माण के मामले में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है। पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। भारत PPE बॉडी कवर निर्माण के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन PPE बॉडी कवर के निर्माण के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स PPE का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला में केवल प्रमाणित कंपनियां ही PPE की आपूर्ति करें। अब कपड़ा समिति मुंबई भी स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स के लिए आवश्यक PPE का परीक्षण और प्रमाणन करेंगी। तो इस सवाल का सही जवाब है दूसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन बी। तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कार्सिनोजेनिक एवं म्यूटेजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया है। ऑप्शन है IASST गुवाहाटी, IISc बेंगलुरु, IIT हैदराबाद या फिर DRDO। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST गुवाहाटी ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म भोजन में कैंसरकारी या कार्सिनोजेनिक एवं म्यूटेजेनिक यौगिकों का पता लगाता है। बदलती भोजन शैली के कारण मीट, बेकन, पनीर एवं कम वसा वाले दूध और मछली जैसे खाद्य वस्तुओं में हानिकारक रसायन हो सकते हैं। ऐसे रसायनों में NDMA और NDEA जैसे कार्सिनोजेनिक शामिल हैं जो हमारे DNA की रासायनिक संरचना को भी बदल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इसे IASST गुवाहाटी ने विकसित किया है। चौथा प्रश्न, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 मई या फिर 25 मई। कछुओं के संरक्षण तथा अवैध तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। कछुओं के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा उनके निवास स्थान का निरंतर होता विनाश है। भारत की गंगा और अन्य प्रमुख नदियां कछुओं के जीवन का निर्वाह करती हैं, किंतु जैसे जैसे ये नदियां और अधिक प्रदूषित होती जा रही हैं, कछुओं के मरने की दर बढ़ती जा रही है। कछुओं की तस्करी भारत में एक आकर्षक व्यवसाय है। भारत सरकार ने शिपमेंट की स्क्रीनिंग, जब्त करने और तस्करों को गिरफ्तार करने के माध्यम से तस्करी को रोकने के कई प्रयास किए हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में RBI ने रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ऑप्शन है 10, 20, 30 या फिर 40।
आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के साथ ही रिटेल और एमएसएमई के बाहरी बेंचमार्क से जुड़े लोन सस्ते हो गए हैं। रेपो रेट में इस कटौती के परिणाम स्वरूप जमा दरों में गिरावट की संभावना है, क्योंकि इससे ऋणदाता मार्जिन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस कटौती से जमाकर्ताओं के साथ साथ कर्जदारों के लिए भी ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। छठा प्रश्न देखते हैं। उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? कथन है, यह एक मानव निर्मित लवण है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, इसमें पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। कूट हैं केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 3 या फिर उपरोक्त सभी। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जैविक खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद एवं उर्वरक को मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल तीसरा कथन गलत है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से तरीके सिंचाई की आधुनिक तकनीक में शामिल हैं? ऑप्शन है चेन पंप, मोटर घिरनी, छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, और चौथा है ड्रिप सिस्टम। कूट देखते हैं। केवल 1 और 3 सही, केवल 3 और 4 सही, केवल 1, 2 और 3 सही, या फिर उपरोक्त सभी। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। सिंचाई की पारंपरिक पद्धतियों में मवेशी अथवा मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, अतः ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। सिंचाई के विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। इसमें शामिल हैं मोट यानी घिरनी, चेन पंप और ढेकली आदि। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा जल का उपयोग मितव्ययिता से किया जा सकता है। इसकी मुख्य विधियां निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, यह समतल भूमि तथा जल की कम मात्रा वाले स्थानों में अधिक उपयोगी है। इसके अलावा यह कॉफ़ी की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब देखते हैं ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 3 और 4 कथन इसमें शामिल हैं। आठवां प्रश्न, ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन देखते हैं। यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भाषाओं को पढ़ने का माध्यम है। ब्रेल लिपि बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। इस लिपि का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। यह उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भाषाओं को पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। ब्रेल लिपि बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। इस पैटर्न को नेत्रहीन व्यक्ति स्पर्श के माध्यम से समझते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नौवां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रायद्वीपीय भाग के बारे में सही नहीं है? कथन देखते हैं। यह खंड मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। यह कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरते हुए दिल्ली तक फैला है। यह जास्कर रेंज के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों तथा गंगा डेल्टा तक जाता है। अब विश्लेषण देखते हैं। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। यह खंड मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। यह कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरते हुए दिल्ली तक फैला है। यह यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों तथा गंगा डेल्टा तक जाता है। प्रायद्वीप में मुख्यतः निम्न अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं: अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी एवं महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यह जासर रेंज के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों तथा गंगा डेल्टा तक जाता है। यह कथन सही नहीं है। तो आइए 10वां सवाल देखते हैं।
भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को निम्नलिखित में से किस या किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या उपरोक्त सभी। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है: प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण तथा इसकी अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। तो आइए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 से हुनर हाट को फिर से शुरू करने की बात कही है। इसकी थीम क्या होगी? ऑप्शन है ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, कोरोना से कौशल तक, या फिर हुनर जीतेगा कोरोना हारेगा। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।